सोचा था कि दक्षिण से आती बकुल पंक्तियों को निहारूंगी, किंतु सारे वस्त्र भिगोई हूँ। सूखे वस्त्र खाए माँ, ऐसी खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। भीतर तल्प पर है। तुमने पहले ही निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था कि वर्षा होगी और मुझे पता था कि तुम चिंतित भी होगी, किंतु माँ मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो मैं वंचित रह जाती। वस्त्र बदल लूं फिर आकर बताती हूँ। देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर रोज करती हो, किंतु इस तरह शांत तो नहीं रहती। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई, या कहो कि शेष धार मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर पर अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है। और मैं घर में अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। हाँ ये मुझे दो। कभी तो तुम मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे कार्य में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। दूध औटा दिया, शर्करा मिला लो, पी लो।
संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। परंतु ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी महामारी, कभी युद्ध की सूचना। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। परंतु ये आज यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से लौट आया है? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी तुम ये प्रयत्न क्यों करती हो? देख रही हूँ तुम्हारी बात सत्य होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं वो? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वो उसे नष्ट करना चाहे तो उसमें किसी और का कुछ कहने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम ना कहो, मैं कहती हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, उस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। माँ, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ आज तुम पर अपना अधिकार भी नहीं है। इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, और मैं तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ। किंतु मुझे अपराध का बोध ही नहीं होता। मैंने अपनी भावना में एक भावना का वर्ण किया है, और मैं सच में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो कि पावन है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। कोमल, पवित्र, अनश्वर। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। क्या होता है भावना में भावना का वर्ण, और उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? हम जिएंगे हरीश शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, वो पीड़ा सह सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। अगर एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। अब हम तुम्हारे घाव पर लेप लगाएंगे। कल तुम फिर वनस्थली में घूमोगे, कोमल दूरवा खाओगे, खाओगे ना? मल्लिका, थोड़ा लेप ले आना। ये घायल हरीश शावक, यहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इसे घायल किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ पर भी कुछ लोग आए हैं? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां हैं, देख रहा हूं। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा दूध पिएंगे। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मैंने दूध उठा कर रखा है, अभी लाती हूँ। अब हम स्वस्थ हैं, हमारी पीड़ा भी धीरे धीरे दूर हो रही है। ना जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुल्लाज भरता मेरी गोद में आ गिरा। मैंने इससे कहा कि मैं तुझे वहां ले जाता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। लाओ ये भाजन मुझे। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसी हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। हाँ, ऐसे। हाँ मल्लिका, मैं इसके लिए और दूध लाता। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं, और तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है, यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से हाथ इस हिरण शावक को उठा ले आने में तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो
कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा बादलों से गिरे इस दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख पा रहा हूं कि तुम इस ग्राम के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ये बात मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा हूं। तो क्या मेरी ललाट देखकर जान पड़ता है चोरों के अतिरिक्त सामुद्रिक का अभ्यास करते हो? ऐसा लांछन लगाते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हिरण शावक मेरे बांध से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति, मुझे मेरी संपत्ति दे दी। राजपुरुष, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी ना कहें। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है संभवतः इसके बारे में तुम्हें जरूर बताना होगा। संभवतः काफी समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे अधिकार काफी दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हिरण शावक मुझे दे दो। राजपुरुष, यह हरिण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है और हम लोग इस पर्वतीय भूमि के निवासी हैं। इसके सजातीय हैं। तुम इस भूल में ना रहना कि हम इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मलिका, इसे भीतर ले जाओ और किसी कोमल तल पे आस्तरण पर इस विश्राम। घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। किंतु माँ, तुम देख रही हो ना कि हरिण शावक कितना घायल है। देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। मलिका, इसे मुझे सौंप। मेरी बाहों का आस्तरण ही इसके लिए पर्याप्त होगा। मैं इसे अपने घर ले जाऊं। और राजपुरुष धंधुल तुम्हें ले जाता देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है संभवतः इसके बारे में तुम्हें आवश्यक बताना होगा। संभवतः संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, कालिदास के लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, आपका अर्थ है जिनसे मैं हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कभी कालिदास है? हाँ, किंतु आप कैसे जानते हैं कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूं? उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेकर कभी कालिदास को जानता है। उज्जैनी के राज्य के प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। हाँ, सम्राट ने ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा भी की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। और आचार्य वारुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। मुझे खेद है, मैंने उनसे शिष्टा का व्यवहार किया। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। माँ, माँ, तुमने सुना राजपुरुष क्या कह रहा था? गीले वस्त्र सूखने के लिए फैला दिए हैं और शेष दूध में शर्करा मिला दी है। किंतु माँ, तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, अब इस घर में और किसी का आतिथ्य नहीं होना है, आशा करती हूँ। आतिथ्य? मैं तो चाहती हूँ इस घर में पूरे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी। माँ, तुम कितने निष्ठुर हो। राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है और फिर भी तुम ऐसी कटुता भरी बातें कर रही हो। दूध पी लो, फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूं रहने दो। किसी भी संबंध में अगर उसको छोड़ना हो तो अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नई विलोम की भाषा है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे साथ उसका संबंध केवल इतना है कि वह तुम्हारे आश्रय से अपने पर प्रेम और अपने पर ही गर्व कर सकता है। उसका या तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं हो? क्या तुम जीवित वो व्यक्ति नहीं हो? कल जब मैं नहीं रहूंगी, मेरा शरीर नहीं रहेगा और एक समय के भोजन की व्यवस्था का भी प्रश्न होगा।
तब उस प्रश्न का क्या उत्तर दोगी? क्या तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन भी किसी न किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, तो मैं उसमें अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। माँ, दूध पी लो। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उसमें अपने स्वार्थ की घोषणा कैसे कर सकती हूँ? अंबिका, 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 घर में ही हो? अंबिका, मैं पूरे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि इस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ अरे मातुल? अरे इसे पाला पोसा बड़ा किया इस दिन के लिए कि ये इस तरह से कुलद्रोही बनेगा। किंतु उन्हें तो कह रहे हैं कि राज्य की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आचार्य आए हैं उज्जैनी से। परंतु आप तो कह रहे हैं कि अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी लेकर जाना चाहते हैं। किंतु अरे किंतु नहीं, दो रथ गर्थवाह और अश्वारोही आए हैं। अंबिका, मैं तुमसे न कहता था कि हमारे पितामह के दोहित्र पुत्र का गुप्त राज्य की ओर से शकों के साथ युद्ध हुआ था। तुम अपने भागने की बात कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, उसी की तो बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या चाहता है। तुम खुद ही बताओ, राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान हो रहा है और ये वंशावतंस कहता है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से गृहीत होने के लिए नहीं बना हूं। वो राजकीय सम्मान ग्रहण नहीं करना चाहते। बताओ भला, मुझे समझ नहीं आता इसमें क्रय विक्रय का प्रश्न कहां से आता है। अरे सम्मान मिल रहा है तो ले लो, नहीं तो कविता का मूल ही क्या है। कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। और मैं जानती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। हाँ हाँ अवश्य जाएगा। वो लोग तो इसके अनुचर है अंबिका, जो इसकी अभिस्तुति करके इसे अपने साथ ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा भागिने लोक नीति में भी निष्णात है। हाँ, लोक नीति। मैं तो कहता हूँ अगर ये लोक नीति है तो लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अरे मुझे समझ नहीं आता, कोई भी कुछ देता है, धन हो या सम्मान, ले भी तो सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। और सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि कितने साधारण से कवि ने उनका राजकीय सम्मान स्वीकार नहीं किया। मल्लिका वो निश्चय। अरे मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था आचार्य के पास रुकना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। हाँ ये भी कहा था, लेकिन वो भी तो कहा था। ये कहा याद रहा, वो कहा नहीं याद रहा। किंतु मातुल। किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है। तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। नहीं? ठीक है, अवश्य ही तुम मूर्ख हो। अब ये बताओ समाचार क्या है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। अरे इसे लोक व्यवहार का तो ज्ञान है नहीं और तुम लोक नीति की बात करती हो। अरे आप हिरण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने देख लिया और मैंने कहा कि कविवर, इस ऋतु में ये समय घर में जाने का नहीं है, क्योंकि आचार्य आए हैं उज्जैनी से। तो रुके और रुककर लौट गए, जैसे कि सांप देख लिया। मल्लिका, मातुल के लिए भीतर से आसन ला दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई आसन नहीं चाहिए, मुझे बहुत कार्य है। अरे आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। मैंने कहा कवि कुलगुरु, आचार्य आपको अपने साथ आज ही उज्जैनी लेके जाना चाहते हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। तो रुके और रुककर अंगारों की सी दृष्टि डाली मुझ पर और कहने लगे, मैं राजकीय सम्मान से प्रीत होने के लिए नहीं बना हूं, मुझे नहीं चाहिए राजकीय मुद्राएं। जैसे राजकीय मुद्राएं तो इनके गृह में घुली जा रही हैं। अरे मुझे समझ नहीं आता,
मेरे लिए तो धर्म संकट खड़ा हो गया है ना, कि इनका अनुनय करते करते इनके पीछे घूमूं या फिर अभ्यागतों को देखूं और इस निक्षेप को देखूं। इसे कहा था कि आचार्य के पास बैठे और ये धूरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। किंतु मातुल मैं तो समाचार समाचार देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आता कि अब एक काम करो, जहां भी वो दिखे उसे ढूंढ कर ले आओ, क्योंकि मेरा कर्तव्य कहता है कि कुछ भी हो मैं उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं। लेकिन मेरा मन कहता है कि जहां भी थे उसकी चोटी पकड़कर मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। किंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है। फिर भी अपने मातुल को नहीं बताया। अरे मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय उनके पास है। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास उज्जैनी जाए? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल के उनके पास जाना उचित नहीं समझा। और कालिदास हट कर है कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर से नहीं लौटेंगे, वे वहीं रहेंगे। कैसी विचक्षणता है? विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि की सम्मान करना चाहता है कवि का। कवि जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है, राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आके उसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है उन्हें ये राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर जाना नहीं चाहते। नहीं चाहता। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हाथ नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिनके अनुरोध से संभव है कि वे ये हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे कि वे इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया, उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले ही एक राजपुरुष से उनका सामना हुआ है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का स्थान रिक्त नहीं रहेगा, परंतु जो कालिदास आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। और जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा करते हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उनको राजकीय सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलिए मैं जगदम्बा के मंदिर चल के। मल्लिका, माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। माँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, कृपया अभी मुझे मत रोकिए। चलिए। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं अंबिका, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका। क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। दीपक जला दो। विलोम, तुम चले जाओ। तुम्हें पता है मल्लिका को तुम्हारा यहाँ आना। सही नहीं है, मैं जानता हूँ अंबिका। मल्लिका बहुत भोली, वो लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी अपनी आंखों में हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन करना नहीं चाहती। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास उज्जैनी में राजकवि के रूप में रहेगा।
उसके जाने से पहले मैं समझता हूँ कि उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में कुछ सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य। विलोम, तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इस समय अकेली छोड़ दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ तुम कब, कहाँ और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। संभवतः उस वृत्ति ने छंदों का अभ्यास तुमसे छुड़ा दिया। निसंदेह आज तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतों को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण है। रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है, और मैं इस समय आपके यहाँ होने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, किंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। विलोम का कहीं भी कुछ करना अप्रत्याशित नहीं। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। हाँ विलोम, ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। संभव है मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं विलोम। उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझ सका। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं इस तरह की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट कह दे कि उसे उज्जैनी अकेले जाना है? या कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बात है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण ही उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ विलोम। तुम लोगों के घर में ही नहीं बल्कि उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते। अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं आर्य विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। जल्दी बस चल ही। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ ले। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का मेरा तनिक भी मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों अरे होगा? विलोम, आज आप अपनी सीमा से बढ़कर बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे घृणा करती, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, किंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये बात मुझसे अधिक कौन जान सकता है विलोम?
अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी लौट आए, उसके लिए क्षमा चाहते हो। फिर उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। एक बार फिर सोचो मलिका, प्रश्न राज्य से और सम्मान स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूँ, है ना? यहाँ बैठो। तुम मुझे जानते हो, है ना? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम राज सम्मान को स्वीकार कर कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख पाते। मेरी आंखें इसलिए गीली है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी कविता को सही होने का मौका कहाँ से मिलेगा? ये जरूरी तो नहीं कि तुम सबकी उपाधियों का अवसर प्राप्त करो। तुम नई उपेक्षाओं का पालन कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं मलिका। मुझे हृदय से उत्साह का अनुभव नहीं होता। लगता है वर्षा होने वाली है, अंधेरा भी होगा। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जाने के लिए कह रही? हाँ, और देखना, मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी। हर सूर्यास्त जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। उसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसा का ही ज्वर आता है। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। औषध भी सही से नहीं लेते। कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है दोष मेरा ही। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मैं प्रसन्न हूँ कि कालिदास वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ रहकर उन्होंने सिर्फ ऋतु संहार की रचना करी थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना करी थी। 2 वर्ष पहले उज्जैनी साहब व्यवसायियों से मैंने मेघदूत और रघुवंशम की प्रतियां प्राप्त की। सुनने में आया है उनका एक और नया काव्य प्रशंसा में है, किंतु उसकी प्रति मुझे नहीं मिल पाई। उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुख से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति अगर उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद भी तो जुड़ते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना तो ये भी था कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या? एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। और मुझे ग्लानि होती है कि मैं उनकी उन्नति में बाधा बनती। आपके कहने पर यदि मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी। तो वैसे ही आकृति मैंने देखी है जैसी तब देखी थी।
जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। कैसे आकृति? परंतु कैसे? क्या हुआ ऋषभ? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ? क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट का आभास होता है? ये एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें पहचान ना पाए, परंतु निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी देख कर आता हूँ। कर्मचारी मुनि के साथ अवश्य आए होंगे। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सम्मुख खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और वे शीघ्र यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मातृगुप्त, ऋतु संहार, ये तो कालिदास की रचनाएं हैं। वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। हमें विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। वो कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलना चाहती है। जैसी आपकी इच्छा। आओ अनुस्वार, चलो अनुनासिक। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। इस स्थिति में तो इसे 7 अंगुल दूर दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ, इनका क्या किया जाए? मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा इस कोने में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। और ये वस्त्र अभी गीले हैं, इन्हें हमें यहाँ से हटाना नहीं चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है। तो कौन सा प्रमाण है? ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ। तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। और ये टोकरी, इसका क्या किया जाए? टोकरी हटाने का अर्थ होगा आसपास की सभी वस्तुओं को हटाना। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त धैर्य भी चाहिए। धैर्य से अतिरिक्त परिश्रम चाहिए। भाजनों को हटाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं। तो टोकरी को भी यही रहने दिया जाए। और कुछ तो शेष नहीं? मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। नहीं, शेष है। क्या? ये चौकी।
इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। मैं भी इससे सहमत हूँ। तो हटा दो। तुम हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं। नहीं, पहले मैंने तुमसे कहा है। लेकिन चौकी देखी पहले तुमने है। अब? हाँ, अब रहने दो। हाँ तो रहने दो। चलो एक दृष्टि और डाल लें। हाँ, एक दृष्टि और डाल लें। दाएं बाएं, आगे पीछे। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हो गया? जी, एक दृष्टि और डालना शेष है। हाँ, वो दृष्टि शेषी रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच चुकी हैं। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर आ गई है। हाँ, चलो अनुस्वार। चलो अनुनासिक। आइए 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 देवी, आइए आइए आइए। आप जानती हैं, हमारे प्रदेश की सबसे विनीत, सबसे सुशील, सबसे भोली भाली। अरे मल्लिका, मल्लिका, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही देवी से कह रहा था। अरे देवी जब से आई हैं तब से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही हैं। देवी, ये है हमारे प्रदेश की राजहंसनी मल्लिका। देवी के लिए आसन कौन सा निश्चय किया? आर्य मातुल, आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। परंतु देवी आसन तो उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा ना होगी। असुविधा? अरे असुविधा तो होगी। अब आप असुविधा को असुविधा ना माने वो बात अलग है। और वैसे ही इसे ही तो कुलीनता कहते हैं। बड़े वंश की यही तो खासियत होती है, क्योंकि कुलीनता तो बड़े वंश का एक है। आप विश्राम करें। ऐसे भी मैंने आज आपको बहुत थकाया है। थकाया आपने और मुझे? अरे देवी, आप आज्ञा तो दे। मैं तो पर्वत से शिखर, शिखर से खाई, खाई से पर्वत, पर्वत से शिखर लौटता रहूंगा और थकूंगा भी नहीं। आप नहीं जानती, मातुल का शरीर लोहे का है, लोहे का। देवी, मैं आत्मशलाघा नहीं करता, किंतु हमारे वंश में प्रतिभा के अलावा भी शारीरिक क्षमता बहुत है। आप नहीं जानती, मैं पहले अपने पशुओं के पीछे 10-10 योजन भागा करता था। और पशु को क्या भरोसा? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि समाज में सबसे कठिन कार्य जो है वो पशुपालन है, क्योंकि पशु आज यहाँ गया, वहां गया, कहीं निकल गया, आज भी पता नहीं। आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार देख आइए। पशु देखूंगा? और मैं? अरे देवी, गुप्त राज्य के साथ संबंध है और मैं पशु देखूं? मैंने तो अपने पशुओं को वर्षों पहले ही बेच दिया। हाँ, उनसे मुझे कुछ खास लाभ हुआ था, लेकिन यही कार्य है अरे कि- मातुल, आप चले और यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है देवी, जैसी आप आज्ञा दें। लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप कहला दीजिएगा, मैं यही हूँ। मल्लिका, ध्यान रखना देवी, आसन निश्चित। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, तुम मुझे अपरिचित होते हुए भी अपरिचित नहीं लगती। आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती। उन्होंने बहुत तुम्हारी और इस घर की चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिखने गए उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया। मुझे समझ अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका आतिथ्य कैसे करूं। आप बैठ जाती तो। आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते हैं, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें साथ लाई। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। चाहती थी इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण? यहाँ से दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई कितनी निर्बाध सुंदरता है। आज मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस ग्राम प्रांगण में रुक जाए। थोड़ी असुविधा होगी, किंतु इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं तुच्छ हैं।
इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त है, पर मुझे अवकाश कहाँ, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। इस सहज सुंदर जीवन का उपभोग करना मेरे लिए तो केवल एक सपना है। आओ बैठो ना। मेरे पास बैठो। ऐसा लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से रुचि है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं यहाँ मिल जाती हैं। ये मैंने उज्जैनी से व्यवसायियों से प्राप्त की। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम उनकी बचपन से संगनी रही हो, इसलिए उनके साहित्य के प्रति तुम्हारी रुचि स्वाभाविक है। वे भी जब तक यहाँ की जीवन की चर्चा करते हुए आत्मस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों में उनका मन संतुलित रखने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण है। अब वे राजनीति में हैं, अपने दूसरे चरण में। मेरा अधिक समय इसी अवकाश में बीतता है कि कहीं उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है मुझे। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक संबंध के विषय में कुछ नहीं जानती। हाँ, तुम ग्राम प्रदेश में रही हो ना? देख रही हूँ तुम्हारे घर की स्थिति काफी जर्जर है। इसका परिसंस्कार करना आवश्यक है। उज्जैन से 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। चाहो तो इस कार्य के लिए मैं आदेश दे दूँ। क्यों? आप बहुत उदार हैं, किंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, तो असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। देवी, मैं खुद को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। मैं तो तुम्हें उससे अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। वे केवल औपचारिकता के लिए नहीं आए थे। तुमने उन्हें देखा था? जी। दोनों ही बहुत योग्य एवं कुशल हैं। उनमें से जिसे भी तुम अपने योग्य समझो, उसी से तुम्हारा विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपनी योग्य नहीं समझते। राज्य में केवल 2 ही नहीं, और भी अधिकारी हैं। तुम मेरे साथ चलो। तुम जिससे भी चाहोगी उससे तुम्हारा विवाह करा दिया इस विषय की चर्चा रहने दीजिए देवी। क्या तुम्हारे मन में कल्पना नहीं होती कि तुम्हारा अपना घर संसार हो? नहीं, इसके मन में कल्पना नहीं होती। माँ, तुम बाहर क्यों आ गई? इसके मन में ऐसी कोई कल्पना नहीं होती, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। नहीं हो, तुम अंदर चलकर विश्राम करो। माँ, क्या मैं किसी आने वाले व्यक्ति से बात तक नहीं कर सकती? दिन मास वर्ष मुझे घुटते बीत गए हैं। ये घर घर नहीं, काल गुफा है जहाँ मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं? किंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तो तुम्हारी अपेक्षा में अभी भी अधिक स्वस्थ हूँ। राजवधू, यह घर सदा से जब मेरे हाथ चलते थे तो मैं इसे लीपती थी, बुहारती थी। यहाँ की वस्तुएं इस तरह से टूटी फूटी अवस्था में नहीं थी। आज हम दोनों माँ बेटी इस अवस्था में इसलिए हैं कि मैं देख रही हूँ इस घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका अगर मेरे साथ चलती तो सारी समस्या सुलझ जाती, परंतु अब जो भी संभव होगा मैं कर जाऊंगी। मैं अपने स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर जो भी सहायता बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। कल की यात्रा के लिए कई आवश्यक कार्य पूर्ण करने हैं। अभी बहुत देर हो गई। अच्छा चलो।
मेघदूत की पंक्तियां, इन्हीं में ना कहती थी उसके अंतर की आत्मा भावना साकार हो उठी है। अब और साकार देख लो इन भावनाओं को। इस तरह शुभ क्यों? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? हाँ, यही अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया था। इस क्षुद्र जीवन में ऐसा सौभाग्य और हमें कहाँ मिलेगा। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। आश्चर्य है कि कालिदास ने आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वो जिसे कवि का एक कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों अंबिका, मल्लिका, तुम क्या सोचती हो? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वरोही को आते हुए देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वो यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। अरे विलोम, उस स्थिति में भी आपका यहाँ होना किसी तरीके से सही नहीं है। परंतु ये स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं मिले थे। वर्षों बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। अरे विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ ठहरने का हट ना करें। ठीक है, चला जाता हूँ। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः ये मित्रता एक और से ही थी। उसने कभी हमें अपने मित्रता के योग्य नहीं समझा। मुझे तुम्हारी स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है अंबिका। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। चलता हूं। अरे देखो, वर्षा ने अरे मातुल की क्या दशा कर दी है। वर्षा में तुम्हारे घर के अलावा और कोई शर्म दिखाई नहीं दी। सोचा जो हो सो हो। मेरे लिए तो आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल बन गई। जब मैं दोनों पैरों पे चल लेता था तो भारी से भारी वर्षा की मैंने फिक्र नहीं की, लेकिन अब देखो, पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है, बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाता है। अब देखो, उन्होंने पीछे से मेरा घर भी ऐसा कर दिया है। पता होता कि राज प्रसाद जाकर पांव तोड़वा बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर नहीं जाता। अरे इन चिकले शिलाखंडों से अच्छी तो हमारे ग्राम की मिट्टी है, कम से कम पांव तो पकड़ती है। अब पीछे से मेरे ना रहने पर घर भी ऐसा कर दिया कि घर के होते हुए बेघर हूँ। ना घर के अंदर रहते बनता है, ना बाहर रहते बनता है। इन श्वेत चिकने शिलाखंडों को देखकर तो मुझे राज प्रसाद की याद आती है। यहाँ रहकर अपना पांव तुड़वा बैठा हूँ। खड़े रहने में कष्ट होगा। हाँ। आसन ले लीजिए। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? ये
तुमने घर की क्या अवस्था कर दी? हाँ? अंबिका के ना रहने से घर की अब वो व्यवस्था नहीं रही है। और प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र भिजवाए थे, स्वर्ण मुद्राएं भी भिजवाई थी, जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं लगी। हाँ। और घर के परिसंस्कार के लिए अपने स्थापत्यों को भी कहा था, वो भी मना कर दिया। मुझे किसी परिसंस्कार की भी आवश्यकता नहीं लगी। आग जला दूं? नहीं नहीं, लगता है वर्षा थम रही है। सोचता हूँ पाँव घिसटता घिसटता किसी तरह घर पहुंच जाऊं, तो वहीं जाके कपड़े सुखाऊंगा, वरना फिर घरासार शुरू हो गई तो बस। वैसे कश्मीर का समाचार सुना तुमने? मैं हर समय घर रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना था, विश्वास नहीं हो, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, ये संभव है कि जो हो वो ना हो, लेकिन उतना ही संभव है कि जो हो वो भी ना हो। किंतु समाचार क्या है? हाँ, समाचार ये है कि कश्मीर के सम्राट का निधन हो गया है और वहाँ विद्रोही शक्ति असर उठा रही हैं। एक आहत सैनिक आया था कुछ मास पहले, कह रहा था कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब उज्जैनी जा रहे हैं। उज्जैनी नहीं गया है, वहां के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मैंने तो आज तक राजनीतिक जीवन और दूसरा कालिदास, इन दोनों की धुरी नहीं नाप पाया। मैं समझता हूं कि जितना कुछ मैं समझ पाता हूं, सत्य सदा उसके विपरीत ही होता है। और जब जितना मैं इस विपरीत के निकट जाने की कोशिश करता हूं, तो वो विपरीत से विपरीत हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं जो भी समझूंगा वो सदा झूठ ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। अरे, मैंने क्या कहा तुमसे? क्या कहा? कि मैं जो कहूंगा वो सदा झूठ ही होगा। इसीलिए मैं कुछ कहता ही नहीं हूं। इसीलिए अगर वो काशी गया है तो भी मैं झूठा, वो काशी नहीं गया है तो भी मैं ही झूठा। ये ठीक है? पता नहीं, सबको बस मेरी ही बातें झूठी लगती रहती हैं। क्या पता नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम काशी नहीं गए। मैंने इसलिए तो तुम्हें यहाँ से नहीं भेजा था। मैंने इसलिए भी नहीं भेजा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। लेकिन फिर भी जब तुम गए, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं करी, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं बनी रही, किंतु तुम मेरे जीवन में सदैव बने रहे हो। तुम कविताएं लिखते गए और मुझे लगता रहा कि मेरा जीवन सार्थक है। और आज तो मेरा जीवन को ऐसे निराशा कर दोगे। वही आषाढ़ का दिन है, वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ। और संभवतः पहचानती नहीं हो, और ना पहचानना ही स्वाभाविक। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती थी मल्लिका, दूसरा व्यक्ति। और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानती।
तुम ऐसी जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही कि तुम हो, और मैं जो है तुम्हें देख रही हूँ मैं ही हूँ। बहुत थक गए होगे। थक गया था मलिका, परंतु इस वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम तो पहचान में ही नहीं आते। तुम भी कहाँ पहचान में आती हो? और ये घर भी कितना बदल गया है। पता है, मैं आशा कर रहा था सब कुछ वैसा ही होगा, जो का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है अम्बिका, तुमने सब कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। मैं जानता हूँ तुमने। अस्वस्थ लगते हो, बैठ जाओ। कई दिन इधर उधर भटकने के बाद आज यहाँ पहुंचा हूँ। कश्मीर जाते समय जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। मलिका, मैं अब से आरंभ करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जाओ आए तब द्वार बंद। द्वार बंद रहने दो। खोलो दरवाजा। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। परंतु देख तो लो कौन है द्वार पर। वर्षा का समय है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते हो। कौन था? कहा ना, वर्षा का समय है, किसी को भी आश्रय की जरूरत हो सकती है। वो चला जाएगा। परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचलित सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे ये स्वर भी यहाँ की बाकी वस्तुओं की तरह बस बदला हुआ रूप है। तुम उसे रहने दो, तुम यहाँ के संबंध की बात कर रहे थे। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मलिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहा करती। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? हाँ, एक कारण यह था कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भसना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूं। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और सच कहूं मलिका, यह आशंका निराधार नहीं थी। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियां कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारे सभी काव्यों की प्रतियां है। सभी? परंतु वो यहाँ उपलब्ध कैसे हुई? ये मैंने उज्जैनी से आए व्यवसायियों से प्राप्त की। और उनके पास मेरी सारी प्रतिलिपियां मिल जाती। वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। और इनके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी, तो धन एकत्रित करने के लिए काफी समय लगा। ये किसके रोने का स्वर है मलिका? मेरा वर्तमान। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहिया बिलो कि बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, किंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे हैं? पहले आए तो द्वार बंद, फिर गए तो फिर लौट कर गए, फिर आते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि न जाने आज आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। व्यक्ति वही है।
आकृति वही है, परंतु व्यक्ति भी वही है। हाँ, स्वर भी परिचित और शब्द भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। तुमने अभी तक कालिदास का आतिथ्य नहीं किया। वर्षों बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो। कालिदास को इस प्रदेश के हरि शावकों का कितना मोह है। एक हरि शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें भी किसी हरि शावक से कम सुंदर नहीं है। तुम जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अष्टावक्र कहता है, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? संभव है कालिदास ये बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या सचमुच बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या विलोम? मैं तुमसे कहता हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। चला जाओ, इस घर से या ग्राम प्रांतर से। सुना है प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं तुमसे कहता हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम यहाँ चले आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीत हो रही है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। वर्षों बाद एक अतिथि घर में आया है, फिर कभी आए ना आए। पहले आए तो द्वार बंद, वापस गए और बिगड़ गए। पहले आए द्वार बंद। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि वो ऐसा ही आषाढ़ का दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे। असमय अंधकार हो गया था मल्लिका। मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा और यहाँ ले आया। और देख रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वातावरण की ध्वनि भी वैसी है, वायु में वैसी ही नमी है। और वही चेतना है जिसमें कंपन होती है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है, परंतु इन कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था मल्लिका, तब नहीं लिखा गया। तुम अत से आराम करने की बात कर रहे थे। मैंने कहा था मैं अत से आराम करना चाहता हूं। ये संभवतः इच्छा और समय का द्वंद्व था, परंतु अब देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता मल्लिका।
कालिदास, कालिदास, कालिदास। सवन जल